प्यारे बच्चों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपके जीतू भैया आज आप लोगों के लिए एक और नया लेसन लेकर आए हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, और उसका ये 9वां भाग है, 9 पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट हमने कर लिए। 8वां पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार था, और आज के पार्ट में भी हम बहुत मज़े करने वाले हैं क्योंकि आज अपन लिफ्ट में ऊपर नीचे घूमने वाले हैं। ठीक है, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि लिफ्ट में आपका जो वेट होता है, जो आपका भार होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो देखिए हमारा आज का टॉपिक लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लड़का, लड़के पे मेरा फेस है और वो लड़का मैं ही हूँ। और यहाँ पे एक आपको विंग मशीन दिख रही होगी, वेट मापने की जो मशीन होती है वो मशीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ये आपको कुछ लिफ्ट विफ्ट सी बनी हुई दिख रही होगी जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो नीचे मेरे एक वेटिंग मशीन है और लिफ्ट जो है वो ऊपर नीचे जा रही है। तो मेरा जो भार है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, फर्क पड़ेगा, और वही भार एक्चुअली अपने को क्या करना है, इस लेसन के अंदर मापना है कि अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं सबसे पहले केस में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भार एक्चुअली मापती कैसी है हमारी मशीन, क्या मापती है एक्चुअली। ठीक है, भार क्या चीज होती है, हम सब जानते हैं भार क्या होता है। जिस बल से गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींच रहा है यानी mg, उसको अपन बोलते हैं हमारा भार। लेकिन क्या विंग मशीन जो है यानी वेट मशीन जो है वो हर केस में हमारा mg मापेगी या कुछ और मापने वाली है। ठीक है, वो थोड़ी एक अलग बात इससे आपको समझ आएगी। मान लो कि आप किसी फिसल पट्टी पर जाके विंग मशीन रख के फिर अपना भार मापोगे तो वो कुछ अलग ही बताएगी। ठीक है, या फिर है ना क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी ऐसी इंक्लाइन सी चीज़ हो, आनत तल जैसी चीज़ हो, वहाँ पे आप अपना भार मापोगे तो आपको कुछ अलग ही दिखेगा। ठीक है, जो प्लेन सरफेस पे था उसके बजाय कुछ और ही दिखने लग जाएगा। तो एक्चुअली हमारी वेटिंग मशीन क्या मापती है वो अपन देखने वाले। चलो देखो तो क्या लिखा है, जब द्रव्यमान की वस्तु को लिफ्ट में स्थित भार मापने वाली मशीन पर रखा जाता है तो वस्तु का वास्तविक भार होता है। अभी इसको अपन छोड़ते हैं, अपन पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यह भार मशीन पर कार्य करता है जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप मशीन प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगाती है, जो कि मशीन के पाठ्यक्रम द्वारा दर्शाया जाता है। संपर्क सतह द्वारा वस्तु पर लगाई गई प्रतिक्रिया को वस्तु का आभासी भार कहते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, वस्तु एक्चुअली क्या मापती है, वस्तु मापती है प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल फोर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, या रिएक्शन फोर्स, वो मापती है। तो एक्चुअली जब आप वेटिंग मशीन पे खड़े होते हो, जब भी आप वेटिंग मशीन, मान लो ये वेटिंग मशीन है और आप इस वेटिंग मशीन पे खड़े हो, तो जब आप वेटिंग मशीन पे खड़े हो ना तो क्या हो रहा होगा, आप इस वस्तु पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे होगे क्योंकि दोनों संपर्क में हो। तो आप इसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगा रहे होगे N, और ये भी आपके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो आपने जो इस वस्तु पर नॉर्मल फोर्स लगाया ना, जो अभिलंबवत बल लगाए हैं या जिसे हम प्रतिक्रिया भी बल बोलते हैं, वो एक्चुअली हमारा वो जो भी उसकी वैल्यू होती है वो वेइंग मशीन मेजर करती है। ठीक है ना, वो हमारे जो मशीन होती है वेटिंग मशीन वो मेजर करती है। अभी ये जो एन होता है वो जनरल केस में mg के इक्वल होता है, क्योंकि हमने बोला था ना, ये भाई इंसान खड़ा है और मान लो किसी के संपर्क में, जैसे धरती के संपर्क में, तो इसके ऊपर कौन कौन से बल लगेंगे, 2 बल लगेंगे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींच रहा है mg, ठीक है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N। तो नॉर्मल केस में, जनरल केस में अगर मैं धरती पर खड़ा हूं और मैं वेटिंग मशीन पे जाके खड़ा हो गया, तो क्योंकि मैं अपनी जगह स्थिर हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स जो है किसको बैलेंस कर देता है, mg को। इसीलिए अगर मैं स्थिर खड़ा होकर के अपना वेट मेजर करूंगा, अपना भार मेजर करूंगा, तो वो आपको क्या देगा, mg, क्योंकि वो नॉर्मल के बराबर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो नॉर्मल है वो हर केस में mg के ही बराबर हो। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में आनत तल वाला देखा था, वहां पे जो mg cos थीटा जो हमारे पास आ रहा था वो n के बराबर था। तो अगर आप किसी आनत तल पे खड़े हो तो मशीन आपका भार नहीं मापेगी, वो आपका mg cos थीटा का कंपोनेंट मापेगी। ठीक है, जिसमें थीटा का मान बढ़ाने पर आपका जो भार है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी अपन वेट मापते हैं तो किसी फ्लैट सरफेस पे मापते हैं, ऐसे नहीं किसी आनत तल पे जाके आप बोलो मेरा वेट तो कम हो गया, तो वेट कम नहीं हुआ है, वो मशीन गड़बड़ कर रही है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा वेटिंग मशीन होती है वो हमारा भार नहीं मापती है, हम उसके ऊपर जितना नॉर्मल फोर्स लगाते हैं ना, जितना अभिलंबत बल लगाते हैं वो मापती है। ठीक है, और वो अभिलंबत बल नॉर्मल केस में mg के इक्वल होता है।
लेकिन आनत तेल के केस में या और किसी केस में वो परिवर्तित हो सकता है। सो बेसिकली हमें क्या समझ आया यहाँ से कि अगर हम लिफ्ट में या कहीं और है तो किसी तरीके से अगर हम नॉर्मल फोर्स मेजर कर ले या रिएक्शन फोर्स मेजर कर ले, बेटा दोनों चीजें एक ही हैं, इसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, यानी अभिलंबित बल या प्रतिक्रिया बल एक ही चीज है, वो मशीन माप रही है। तो किसी तरीके से हम अगर किसी भी केस में नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स निकाल लेंगे तो हमें वेट मशीन है उसका पाठ्यांक समझ आ जाएगा कि वो क्या पाठ्यांक देने वाली है। ठीक है, तो आई होप ये कहानी सबको समझ आ गई होगी कि वेटिंग मशीन क्या मापती है, हमारा नॉर्मल फोर्स जो हमने उसके ऊपर लगाया। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर वो मेरे ऊपर लगा रहे तो मैं भी तो उसके ऊपर लगाऊंगा ना, क्योंकि हम दोनों संपर्क में, जो मैंने उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया वो माप रही है। ठीक है, ओके, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। और यही लिखा है, संपर्क सतह द्वारा वस्तु पर लगाई गई प्रतिक्रिया को वस्तु का आभासी भार कहते हैं और यही वो मापती है। ये जो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली मेन चीज है, ये वाली कि भाई संपर्क में अगर कोई दो वस्तुएं होंगी तो जो ऊपर वाली वस्तु जो नीचे वाली वस्तु पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है या रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो हमारी मशीन में आती है, जिसे हम आभासी भार कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। यहाँ पे एक आदमी आपको खड़ा हुआ दिख रहा होगा जिसका वेट अराउंड 88 किलो है। ठीक है ना, मेरा इतना वेट नहीं है ना, मैं नहीं हुई है। तो आगे चलते हैं, चलो सबसे पहला केस लग के चलते हैं, जब हमारी लिफ्ट जो है विराम में हो। अगर वे लिफ्ट खड़ी है, कुछ भी गति नहीं कर रही है और आप उसके ऊपर खड़े हो, तो बेसिकली दो ही बल आपके ऊपर लग रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो mg जो आपको नीचे खींच रहा है, और दूसरा रिएक्शन फोर्स, ठीक है, प्रतिक्रिया बल जो उस सतह ने आपके ऊपर लगाया। तो इस केस में क्योंकि वस्तु गति नहीं कर रही है, इसका कोई त्वरण नहीं है, इसका त्वरण हम बोल सकते हैं जीरो है, किसी भी दिशा में इसका त्वरण क्या है, जीरो है, क्योंकि वस्तु गति नहीं कर रही। गति नहीं कर रही तो वेग जीरो, वेग जीरो तो त्वरण जीरो। तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि जो रिएक्शन फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है, आप जो इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। आप इसको नॉर्मल लिखना चाहो नॉर्मल लिख दो, रिएक्शन लिखना चाहो रिएक्शन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारे केस में जो नॉर्मल है वो सीधा सीधा किसके बराबर आएगा, mg के। यानी इस केस में वस्तु का आभासी बल कुछ नहीं होगा, मतलब जो उसका भार नॉर्मल केस में होता वो अभी दिखाएगी, क्योंकि हमारी जो लिफ्ट है ना वो बिल्कुल विराम में खड़ी है, वो किसी भी तरीके से गति नहीं कर रही है। ठीक है ना, मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो और मान लो लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो, एकदम से लिफ्ट आके रुकी, अब वो कुछ सेकंड्स के लिए जो रुकी हुई है, उस केस में आपके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने लिफ्ट में फील नहीं करा ना, तो वो मैरी गो राउंड होता है ना, वो बड़ा सारा झूला होता है, जब उसमें अपन नीचे जाते हैं तो उसमें पेट में गुदगुदी सी होती है, फिर ऊपर जाते हैं तो फिर अजीब सा फील होने लग जाता है। ठीक है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर लिफ्ट के बजाय कुछ भी हो सकता है जो किसी भी त्वरण से ऊपर या नीचे आ रहा हो। ठीक है ना, सब केसेस के अंदर सेम ही चीज लगेगी। लिफ्ट तो हमने नाम दे दिया, बाकी हम उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हम किसी झूले में भी ऊपर से नीचे आता था तो पेट में गुदगुदी से होती है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो झूले पसंद नहीं हुए इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को पेट में बहुत अजीब सा फील होता है ना, तो इसीलिए हम उसी के बारे में अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस तो बहुत ईजी था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि हमारी लिफ्ट जो है वो एक समान वेग से चल रही है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, डजंट मैटर। अगर वस्तु का वेग v जो है वो क्या है, नियत है, चेंज नहीं हो रहा, तो हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। क्योंकि वस्तु का वेग नियत है, ऐसा लिख सकते हैं, या अगर हम बहुत छोटे के लिए बात करें तो dv अपॉन dt लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि वस्तु का वेग चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका त्वरण कितना हो गया, जीरो। अगर त्वरण जीरो हो गया तो जैसा पहले केस था वैसे अभी केस है कि नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स जो हमारा वो mg के इक्वल होगा। मैं फिर कह रहा हूं, हम बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स, n मतलब पढ़ाया था मैंने आपको पहले, नॉर्मल फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल, या इसका एक और नाम है, इसे हम आर भी बोलते हैं, यानी रिएक्शन फोर्स। जब तो दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो लगाती है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, ऐसा है ना, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले के लेसन में।
तो इस केस में भी जब हमारी लिफ्ट किसी नियत वेग से चल रही होगी तो उस केस में भी हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई मतलब भार में कोई अजीब सा फील नहीं हुआ, ठीक है ना। उसमें हमें ऐसा लगेगा कि हम ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं ना, वैसे चलेंगे। सच सच बात बताऊं तो मेरे को तो भाई लिफ्ट में भी बड़ा डर लगता है। मेरे को लिफ्ट भी बहुत बेकार सी लगती है, फील बहुत गंदा सा होता है, क्योंकि उसमें भी वही केस होता है जो एक झूले में होता है। तो ना मुझे झूला पसंद है ना मुझे लिफ्ट पसंद है, क्योंकि दोनों के केस में मेरे पेट में तो गुड़गुड़ी होती है। तो आगे चलते हैं चलो। तो ये दो केस तो आसान थे, जब वो विराम में हो या नियत वेग से गति कर रही हो, दोनों केसेस में n जो है वो mg के इक्वल ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब आ रहा है मेन चीज कि अगर हमारी लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है और कंडीशन क्या है, a का मान g से कम है, मतलब 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से जो लिफ्ट है उसका त्वरण कम है और लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। अब समझने वाली बात है, अपन ने वो पढ़ लिया पुली वाला सिस्टम, वो पढ़ लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वस्तु जाना कहाँ जाती है, ऊपर। ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, आर, है ना। विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है, mg। अच्छा अपन ने इसको स्टार्टिंग से n लिखा है तो अपन n ही लिख देते हैं ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। हमने स्टार्टिंग से ऊपर वाले बल को n लिखा है तो हम n ही लिख देते हैं। तो n वस्तु की गति की दिशा में जा रहा है, क्योंकि हम लिफ्ट के अंदर हैं। लिफ्ट के अंदर तो क्या होगा, जिस दिशा में लिफ्ट उस दिशा में हम। तो n ऊपर की तरफ माइनस ये नीचे लग रहा है तो ये माइनस mg। और वैसे देखा जाए तो वस्तु पे कितना बल लग रहा है, वस्तु भी a त्वरण से ऊपर जा रही है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, लिफ्ट की बात नहीं चल रही है ना, वस्तु के द्रव्यमान की बात चल रही है। तो किसके बराबर हो गया, ma की। मैंने आपको क्या बोला, हमें निकालना क्या है, नॉर्मल फोर्स, अभिलंबत बल, क्योंकि हमारी जो वेइंग मशीन है, जो वेटिंग मशीन है, वो वही माप रही है। तो यहां से n का मान मैं निकाल देता हूं, वो किसके बराबर आया, mg प्लस ma, यानी g प्लस a। यानी यहां से हमें समझ आया कि सडनली जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें फील होता है कि हमारा वेट एकदम से बढ़ गया, हमारा वेट या हमारा भार एकदम से बढ़ गया। तो इस केस में जो आभासी भार है, आभासी भार जो मशीन अभी दिखा रही है, जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या है, ज्यादा। वास्तविक भार क्या है, mg, ठीक है। तो जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या है, ज्यादा है इस केस में, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो हमने देखा यार कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स एकदम से बढ़ गया तो भाई फिर तो अपने मजे में जाए, फिर अपना वेट एकदम से ज्यादा फील होने लग जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस चलते हैं। अब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है वापस, जो जैसे पहले जा रही थी, लेकिन इस बार जो त्वरण है वो a जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, g के। पहले a जो था वो g से छोटा था, अभी हम बोल रहे हैं कि a एग्जैक्टली किसके बराबर है, g के। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वस्तु जाना कहां चाहती है, वस्तु जाना चाहती है ऊपर। तो ऊपर की तरफ बल कौन कौन से लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स। उसकी विपरीत दिशा में कौन से लग रहे हैं, mg, तो माइनस mg बराबर वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m, और त्वरण का मान इस बार क्या है, a का मान एक्चुअली किसके बराबर है, g के। तो अब g के बराबर रखो, बस सेम केस, इसको आप लेके जाओ। n बराबर किसके बराबर हो गया, mg प्लस mg, यानी n बराबर 2mg। यानी इस केस में वस्तु का जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार का जस्ट दुगुना होगा। अच्छा आभासी भार यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं, जो वेइंग मशीन या वेटिंग मशीन हमें बता रही है, रियलिटी में थोड़ी ना में रही है, तो वेटिंग मशीन बता रही है। तो आभासी भार जस्ट हमारे वास्तविक भार का क्या होगा, डबल। और यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जितना आप a का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको वेट उतना ज्यादा फील होगा। तो जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से आप ऊपर जाओगे ना, जितने ज्यादा त्वरण से आप ऊपर जाओगे ना, आपको उतना ज्यादा ही वेट फील होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है कि जब झूले में एकदम से ऊपर की तरफ जाता है ना, तो एकदम से ऐसा फील होता है बस बहुत ज्यादा भार हमारा बढ़ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस क्या है हमारा, अब हमारी जो हमारी लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है, नीचे। अच्छा पूरी की पूरी क्या लिफ्ट ही है ना, ये लिफ्ट जा रही है नीचे। तो लिफ्ट इस बार a त्वरण से नीचे जा रही है। कंडीशन वही है कि a जो है वो g से क्या है, छोटा, जैसे पहले पढ़ा था। पहले पढ़ा लिफ्ट कौन मतलब खड़ी है, बिल्कुल विराम में है, नियत वेग से चल रही थी। दोनों केसेस में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उस केस में त्वरण 0 था, तो हमारा वेग जो भार है
वो आभासी भार जो है वो हमारे वास्तविक भार के बराबर ही था। तीसरा केस हमने पढ़ा, जो हमारी वेटिंग में जो हमारी लिफ्ट थी वो कहाँ जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ए त्वरण से भार बढ़ गया। फिर हमारी लिफ्ट वापस ऊपर जा रही थी, लेकिन इस बार त्वरण क्या था, जी। ठीक है, तो इस बार मेरा वेट क्या हो गया, जस्ट डबल। अब इसके बाद का जो फिफ्थ केस है वो है, अब लिफ्ट नीचे जा रही है ए त्वरण से, लेकिन कंडीशन वही है कि ए जो है जी से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा है तो अब देखो वस्तु जाना कहाँ चाहती है, नीचू, तो नीचू लिख दो। नीचू वाला बल कौन सा है, mg। ऊपर कौन सा लग रहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हमारे पास कौन सा बल लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है नॉर्मल, तो -n बराबर वस्तु का द्रव्यमान m, त्वरण a। क्या चाहिए, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल को धनात्मक बनाना है, ऐसा करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर, mg माइनस ma बराबर n। ठीक है, क्योंकि n का मान मुझे धनात्मक बना था इसलिए मैंने कर दिया। तो यहाँ से क्या समझ आया कि सडनली मेरा जो वेट है, जो मेरा भार है, वो तो कम हो गया नीचे जाते ही, यानी जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो मैं हल्का फील करूंगा। अब जैसा ऐसा बार बार चेंज होता है ना, जब अपन झूला झूलते हैं तो बार बार कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर और वो बड़े बड़े झूले और होते हैं ना। ठीक है, जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं उसमें और बड़े बड़े झूले होते हैं, तो वहाँ पे तो एक जो झूला होता है ऊपर नीचे जाने वाला होता है, वो तो और खतरनाक। तो ये चीज़ें इतना जल्दी होती है कि बॉडी क्या होती है, जो हमारा स्टमक है ना, वो उसमें जो लिक्विड है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, तो अपने को पता अजीब सा गंदा सा फील होने लग जाता है। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या हो गया, कम हो गया। तो आभासी भार वास्तविक भार से छोटा है। ठीक है, ये हमारा एक केस था जब हमारा त्वरण क्या है, ए से जी, जो हमारा त्वरण है वो जी से क्या है, छोटा। अब मैं क्या बोलूंगा कि त्वरण जी के बराबर हो गया। तो अगर त्वरण जी के बराबर हुआ, देखो ये रहा, अगर लिफ्ट जी से नीचे जा रही है, यानी ए का मान एग्जैक्टली जी के बराबर हुआ, तो देखो वस्तु नीचे जाना चाहती है, तो नीचे वाला बल mg, ऊपर वाला बल नॉर्मल, वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का त्वरण g, ये लो हो गया खत्म, नॉर्मल का मान आ गया 0। अरे बाप रे, मतलब मुझे अपना वेट फील ही नहीं होगा। मतलब अगर आपकी लिफ्ट का वायर टूट जाए, ये कौन सा केस है कि जब आपकी लिफ्ट का वायर टूट जाए तो आप पूरी तरीके से लिफ्ट के साथ जी त्वरण से नीचे गिरोगे। अगर आप जी त्वरण से नीचे गिर रहे हो तो आपका नॉर्मल फोर्स सडनली 0 हो गया, यानी आपका आभासी भार 0। अगर आपका आभासी भार 0 है, यानी अब समझ लो कि आपका कोई वेट ही नहीं है, आपका वेट 0 है, यानी इस केस को अपन बोलते हैं भारहीनता, वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। ये वही कंडीशन है जो स्पेस में, जो वायु उस स्पेस के अंदर जाते हैं ना जो लोग, तो वहाँ पे तो वैसे वो तो है ही नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही नहीं, तो वहाँ पे वो जो वेटलेसनेस की कंडीशन फील करते हैं ना, भारहीनता की कंडीशन, कि उनको फील नहीं होता कि हमारा कोई वेट है, तो वहाँ ऐसा ही केस आपको लिफ्ट में भी फील हो जाएगा या किसी भी ऐसी चीज़ में फील हो जाएगा जो मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। ठीक है, सोचो कि आपके पास एक डोरेमोन का गैजेट था और आप भी किसी बूंद में या किसी चीज़ में ऐसे उसके अंदर फिट हो जाते और आप उसी त्वरण से नीचे गिरते जिससे आपका बूंद गिर रही है, तो आपको वेटलेसनेस फील होता, आपको लगता कि मेरा द्रव्यमान है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं भारहीनता की कंडीशन। कंडीशन क्या है, जब हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर, या हम ऐसा बोलते हैं कभी कभी कि भाई लिफ्ट का जो वायर है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आता है कि भाई लिफ्ट का वायर टूट गया। लिफ्ट का वायर, भाई लिफ्ट जो है पुली सिस्टम से बनी होती है, सडनली अगर आपका पुली का वायर टूट जाता है तो आपकी लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे आएगी। अगर वो नीचे आएगी तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। अगर ऐसा है तो आप वेटलेसनेस फील करोगे। हिंदी में इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, वेटलेसनेस, भारहीनता। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, ये बहुत मस्त केस है।
कि लास्ट केस ये है कि मान लो कि मेरा त्वरण जो है, जो भी हमारे लिफ्ट का त्वरण है वो g से ज्यादा हो जाए, तो मतलब अब जिस त्वरण से मैं नीचे जा रहा हूं वो g से भी ज्यादा हो गया। भाई g से कम है तो मुझे भार कम फील होगा, g के बराबर है तो भारहीनता फील होगी, और अगर g से भी ज्यादा हो गया तो देखते क्या होता है। तो नीचे कौन सा बल लग रहा है हमारे पास, mg, और ऊपर कौन सा बल लग रहा है, नॉर्मल, क्योंकि वस्तु जाना तो नीचे जाती है, माइनस का नॉर्मल बराबर ma। क्या चाहिए यहां से, n, तो इसको यहां तो mg माइनस ma बराबर n। लो m कॉमन, रिलेशन तो वही आया जो पहले आया था, लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि क्योंकि a जो है वो g से ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। मान लो g का मान 10 है, मेरी लिफ्ट 12 त्वरण से नीचे गिर रही है 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, तो आंसर कितना है, माइनस का 2। तो क्या इस केस में वेटिंग मशीन नेगेटिव में बताएगी क्या, फिर नेगेटिव में निडल ही नहीं होती उसकी, तो क्या वेटिंग मशीन नेगेटिव में भार बताएगी, नहीं। मैं एक्चुअली वेटिंग मशीन पर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं वेटलेसनेस के बाद अगर इससे जो त्वरण है वो नेगेटिव हो गया तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, मतलब मैं उसकी जो सरफेस है उसको टच नहीं कर रहा हूँ, अब मैं उसकी सरफेस को छोड़ करके ऊपर चला गया, तो मैं ना उस सर जो है ना वो जाके लिफ्ट से टक्कर खा जाएगा जोरदार वाला, ठीक है। तो इस केस के अंदर g माइनस ए कैसा है, ऋणात्मक, और आपका n भी कैसा है, ऋणात्मक। तो अगर ऋणात्मक है तो उस केस में आपका सर जाके लिफ्ट से चिपक जाएगा, ठीक है, आप ऊपर की तरफ चले जाओगे, तो ये तो बहुत खतरनाक केस है, ठीक है। लिफ्ट में ऐसा कभी करते नहीं है वैसे। तो ये वाला केस था जब आपका सर जाके लिफ्ट से चिपक जाएगा, तो यू विल स्टक विद दी लिफ्ट, आप लिफ्ट से जाके चिपक जाओगे, कौन से, ऊपर वाली सरफेस से। तो वस्तु लिफ्ट के ऊपर की ओर चिपक जाती है, चिपक जाती है, चिपक जाती है, खत्म। आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। तो कंडीशन सारी वही है, एफबीडी बनाना आना चाहिए, बल पता होने चाहिए कौन कौन से लग रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, यूं कोई नहीं रोक सकता आपको क्वेश्चन करने से, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे के केस पे। तो ये लिफ्ट खत्म हुई, तो एक प्रश्न देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोगों के सामने से मैं हट जाता हूं, आराम से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो एनसीईआरटी का है 5.13 बुक का क्वेश्चन है, तो आप खुद से इसको ट्राई करोगे, ठीक है। आई होप सबने पॉज करके एटलीस्ट ट्राई किया होगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका है, आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कोशिश करते रहो। वैसे तो बहुत आसान हो जाएगा, पर ट्राई करना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की सन्नति, सन्नति का मतलब मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, सन्नति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है ना। आपकी जो बुक है वो द्रव्यमान को भी बहुत खतरनाक वर्ड लिखती है, सन्नति, है ना, किसी से तो भयानक सा नाम हो। तो सन्नति जो है वो क्या है, 70 किलो है, तो आपको मतलब द्रव्यमान दे रखा है वस्तु का 70 किलो। उसके बाद वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है, मतलब एक वेटिंग मशीन पर खड़ा है, तो जो लिफ्ट है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से ऊपर जा रही है। तो आपको बस हर केस में पाठ्यांक बताना है। तो देखो, अगर मैंने आपको बोला था एक समान चाल से चल रही है, मतलब त्वरण क्या हो गया, 0। तो इस केस में क्योंकि v जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो त्वरण क्या होगा, 0, और जो हमारा जो वेटिंग मशीन रीडिंग बताएगी वो mg के बराबर ही आएगी 70, और g का मान क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम हमारी इच्छा से 10 ले लेते हैं, तो 700 न्यूटन की रीडिंग हमारे को बताएगी, ठीक है। फिर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है लिफ्ट, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। हमारी वस्तु है mg नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, वस्तु जाना कहाँ चाहती है, नीचे, तो mg, n कहाँ है, ऊपर, बराबर ma, सारी वैल्यूज रख दो।
तो बी के अंदर देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, mg के अंदर हो जाएगा हमारे पास 700, निकाला भी, माइनस n पता नहीं, m का मान कितना है 70 और a का मान कितना है 5। ठीक है, तो 7 पंजे 35 यानी 350 न्यूटन बराबर n माइनस 700। वही इधर उधर करो इसको, करने के बाद देखो क्या मिला आपको, 700 माइनस 350 बराबर n। तो देखो कितना है हमारे पास 350 न्यूटन, ये n का। अरे ये n और ये n कंफ्यूज मत हो जाना, ये नॉर्मल फोर्स के लिए यूनिट लगाइए न्यूटन। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन तो कर डाले और बहुत आसानी से, कुछ फॉर्मूला नहीं लर्न करना। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको ये सारे केसेस जो मैंने पहले पढ़ाए हैं उसके फॉर्मूले आप लर्न करो। एग्जाम में लगेज जितना कम लेके जाओगे, मैं तो हमेशा से बोल के रहता हूँ, जितना कम लगेज एग्जाम के लिए लेके जाओगे उतने बेनिफिट में रहोगे। जितना ज़्यादा लगेज तुमने एग्जाम के लिए रखा है अपने सर पे कि ये भी याद कर लूँ, वो भी याद कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर खत्म है फिर मामला। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है। चलो, तो नेक्स्ट क्या हमारा सी वाला, कि हमारी लिफ्ट अब 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से कहाँ जा रही है, ऊपर। तो अभी थर्ड केस ले लेते हैं, मतलब सी वाला, कि वो एक समान त्वरण से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ये लिफ्ट ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे आएगा भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के आता और क्या है ना। तो हमारा द्रव्यमान का mg ऐसे और नॉर्मल ऊपर, और ये ऊपर जा रही है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। वस्तु जाना कहाँ चाहती है, ऊपर। ऊपर के बल ले लो पॉजिटिव, n नीचे का बल नेगेटिव, और बराबर ma, क्या निकालना है n। ये भाई साहब वहाँ गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव, m ले लो कॉमन, अंदर क्या आएगा g प्लस a, रख दो यार वैल्यू। m का मान था 70, g का मान कितना है 10 और इसका मान है 5। तो क्या 70 इंटू 15, 15 सत्ते 105 और ये 0, यानी इतना न्यूटन हमें बल फील होने वाला है, द्रव्यमान बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सी प्रश्न भी अपने आराम से कर लिया। नेक्स्ट क्या बोला अपने को, डी, यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए और वो गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिर जाए तो उस केस में उसका पाठ्यांक क्या होगा। तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, जो ए है वो किसके बराबर हो गया, जी के। तो जब ए जी के बराबर हो जाता है, जब वस्तु है, सॉरी लिफ्ट है, वस्तु mg नीचे, n ऊपर, मुक्त रूप से गिर रही है, यानी त्वरण g, नीचे वाले बल धनात्मक, विपरीत, ऋणात्मक, बराबर m, और जो भी लिफ्ट का त्वरण है वो g के बराबर है। नॉर्मल 0, इसलिए रीडिंग भी क्या आएगी उसकी 0। ठीक है, काश हम ऐसी चीजें फील कर पाते, नहीं करते हैं हम लोग, झूला वूला खाते हैं तो भी हमें फील होता है। ठीक है, सो आई होप ये वाली जो बात है आपको लिफ्ट वाली, वो अच्छे से सबके दिमाग में ना फिट हो गई होगी। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे। देखो आगे क्या कहानी है आज हमारे पास, आज हमारे पास क्षैतिज सतह पर रखे किसी गुटके का त्वरण, कि क्षैतिज सतह पर कोई गुटका होता है, वो गुटका नहीं, वो गुटका मतलब ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक रखा है और उसको आप किसी बल से खींच रहे हो, तो ये ब्लॉक है मान लो, और उसको ऐसे मैं खींच रहा हूँ ऐसे, है ना। तो उस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, सीधा सीधा खींच रहे हैं। तो देखो सिंपल है, इस ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक mg नीचे लगेगा, फिर एक नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, तो उसको हम n बोल देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, और वस्तु को इस दिशा में F बल लगा करके खींचा जा रहा है। तो अगर मैं y दिशा में देखूं तो y दिशा में जैसा हम जानते ही हैं कि y दिशा में mg जो किसको बैलेंस करके बैठेगा, n को, और x दिशा के अंदर, अब भाई y दिशा में ऊपर नीचे तो जा नहीं रही है ना, इसलिए अगर आप ऐसे लिखोगे कि mg माइनस n बराबर 0 या n माइनस mg बराबर 0, तो दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि ना तो वस्तु ऊपर जा रही है ना तो वस्तु नीचे जा रही है, वस्तु तो x दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, x दिशा में देखो जो बल है वो हमारे अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के। तो यहाँ से देखो a किसके बराबर आया, F बटा m के, तो त्वरण हमारा निकल आया सीधा सीधा a बराबर F बटा m। ये तो बहुत ईजी केस था, कुछ था ही नहीं, मजा तो अब आएगा।
ये क्यों बताया आपको, ताकि आगे के जो मैं टॉपिक पढ़ूंगा ना, अभी मैं ब्लॉक को ऐसे रख के बैठा हूं, अभी ब्लॉक को ऐसे नहीं खींच करके कोई एंगल बना के खींच दूं, कोई कोण बना के खींच दूं, या अगर कोण बना के धक्का दे दूं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो ऐसा कुछ केस है, तो मान लो ये कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक के ऊपर अच्छे से तुमने रस्सी सस्सी बांधी है, और बांधने के बाद बहुत दुखी हो तुम क्योंकि तुम्हें बहुत भारी सा ब्लॉक उठाना पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से आप ब्लॉक को उठा रहे हो, फील नहीं आया यार, फील नहीं आ रहा डायग्राम में, थोड़ा अपना मुंडा बड़ा हाइट बड़ी करते हैं इसकी। तो ये लंबा सा आदमी है, गुस्से में बोले इतनी मेहनत कराओगे मेरे से, तो ये इस तरीके से इसको उठा रहा है ना, आगे चल रहा है ये। मतलब इस इंसान ने उस ब्लॉक को, जनरली हम ऐसे करते हैं, अगर किसी चीज को उठाना होता है तो मान लो ऐसे रस्सी नीचे से जा रही है, तो उसको ऐसे उठा रहे हो। तो अब इस केस में आप बल जो है ना वो सीधा नहीं लगा रहे हो, आप एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बना के बल लगा रहे हो, मान लो थीटा। तो अब यहाँ पे कहानी बहुत सारी चेंज हो गई। पहले तो देखो, तो इसको थोड़े डायग्राम को अच्छे से बना देते हैं। ये वस्तु है, एक बल तो F ऐसे लग रहा है, ये कोण इसने बनाया थीटा, ठीक है। इस पे गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही नीचे mg, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, ये सब तो हमने कर दिया। अब जो थीटा वीटा बना है ना वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे x दिशा में और y दिशा में बलों को क्या करना है, एक तरीके से बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो देखो मुझे f के घटक करने पड़ेंगे, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है जिसके साथ थीटा बने हमेशा कॉस, तो ये होगा हमारे पास f कॉस थीटा, और ये वाला f साइन थीटा। और जब किसी चीज के घटक कर दिए जाते हैं तो वो चीज हट जाती है, हट गई। अभी देखो y दिशा में कौन कौन से बल है, हाँ जी ये रहा। तो y दिशा में देखो किसी भी एक चीज को मान लो, जैसे ये और ये, भाई वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, तो ऊपर वाले बलों ने नीचे वाले बलों को बैलेंस किया होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं n प्लस f साइन थीटा बराबर mg, ठीक है। तो ये तो आराम से इक्वेशन बन गई, क्योंकि वस्तु जो है एक्चुअली वो ऊपर और नीचे, ऊपर नहीं जा रही है ना, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, तो आगे खिंच के जा रही है। तो हमें आगे से मतलब है, तो आगे कितना बल लग रहा है f cos थीटा, और मेरे अकॉर्डिंग वो a त्वरण से आगे खींची जा रही है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये f cos थीटा m a के बराबर होना चाहिए। तो यहां से वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, f cos थीटा बटा m, ये वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने इसको ऐसे खींचा था, दो घटक किए, f cos थीटा f sin थीटा, y दिशा में वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, तो उस केस में n प्लस f sin थीटा mg को बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा, ठीक है। और अगर हम z अक्ष के x अक्ष के बारे में बात करें तो f cos थीटा ही है, और हमारे अकॉर्डिंग वो ma के बराबर था, क्योंकि हम वस्तु में त्वरण निकालना चाहते थे, तो a निकाल दिया से f cos थीटा अपॉन m, ठीक है। आई होप ये बात भी सबको आराम से समझ आ गई होगी। चलो अब ये एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूं, घास काटने की मशीन होती है ना, वो घास काटने की मशीन होती है, उसको ऐसे पकड़ के चलाना पड़ता है ना। तो ये हमारे यहाँ पे कोई घास नहीं है, पर फिर भी शान भी अपने घर के अंदर घास काटते हैं, बड़ा सारा लॉन है उनके पास, मतलब बस गार्डन शार्डन है, तो वो शान भैया जो हैं घास काटने की मशीन चला के बैठे हैं। तो जो घास काटने की मशीन है उन पर उन्होंने बल कैसे लगाया, ऐसे, ऑब्वियसली एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाया होगा। तो इस बार बल कुछ अलग तरीके से लग रहा है ना। पहले बल ऐसे लग रहा था, अभी बल ऐसे लग रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको सीधी सीधी बात समझ नहीं आ रही कि बल के घटक कैसे करें। तो देखो अगर आपको कंफ्यूजन होती है, पहले तो डायग्राम में आपके लिए बना देता हूँ सुंदर सा। एफ बल आपने ऐसे लगाया, थीटा कोण बनाया, वस्तु पे बल लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और वस्तु a त्वरण से आगे जा रही है। अब इसको कैसे ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें? वैसे तो ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, पर वैसे तो कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपके लिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ। क्या करना है अपने को, इसको हम थोड़ा पहले नीचे लिख देते हैं,
तो हमने बोला यहाँ पे एक लाइन खींच दो आप, z बन रहा है, ये हो गया हमारे पास क्या, थीटा। अब हम बोल सकते हैं कि भाई f है, ध्यान से सुनो आप, ये हमारा हो गया f, नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो हमारा थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो क्या होता है हमेशा, ये वाला क्या हो गया हमारे पास, f cos थीटा। और जो लंबवत होता, अच्छा लंबवत ऊपर मत ले लेना, f बीच में आना चाहिए, तो इसका लंबवत घटक का होगा नीचे, तो क्या होगा हमारे पास f sin थीटा। तो जब घटक कर दिए उसके बाद भूल जाओ। मैं वापस बता देता हूँ क्या किया, ऐसे बल लग रहा था, मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी और ये कोण को क्या बोल दिया अपन ने, थीटा। फिर अपन ने बोला यार ये तो f ही है, फिर इसके घटक कर दिए, एक तो हमने करे इस दिशा में और एक करे अपन इस दिशा में, ठीक है। जब कर दिए तो उसके बाद आप बल को भूल जाओ। अब बैलेंसिंग कर दो। अभी देखो y अक्ष में कौन कौन से लग रहे हैं, y दिशा में, y दिशा में कौन, y दिशा में तो वस्तु पूरी तरीके से बैलेंस्ड है ना, तो ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है, तो हम बोलेंगे देखो ऊपर कौन कौन सा लग रहा है, सिर्फ एक ही नॉर्मल, और नीचे कौन कौन से लग रहे हैं, f sin थीटा और mg, n बराबर f sin थीटा प्लस mg। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, x अक्ष के अंदर, तो x अक्ष में देखो या x दिशा में, तो x दिशा में तो हमारे x दिशा में कौन सा बल लग रहा है, f cos थीटा। तो f cos थीटा हमारे अकॉर्डिंग ma के इक्वल है, यहां से देखो a कितना आया, f cos थीटा अपॉन m, ये इसका त्वरण आ गया, ठीक है। आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था, बस अपने को घटक करना आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था जो हम सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट, इवन ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी ऐसी चीज़ें आगे के टाइम पे, ठीक है। इस केस में आपका त्वरण इतना हो गया। अब यहाँ से देखो क्या समझ आता है, क्लिक क्या करी बत्ती कि थीटा का मान जितना छोटा कॉस थीटा का मान उतने ज़्यादा, कॉस थीटा का मान जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा, एफ कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट उतना ज़्यादा तो त्वरण उतना ज़्यादा। तो जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो, यानी जब आप घास काटने की मशीन बनाते हो, तो घास काटने की मशीन में कोण बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोण बहुत ज़्यादा हुआ, आपने बल को बहुत ऊपर से लगाया, तो वस्तु में ज़्यादा त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ज़्यादा त्वरण उत्पन्न हो जाए, कोण को कोशिश करो कम रखने की। जीरो तो हम नहीं रख पा रहे, क्योंकि अगर रख सकते हो तो हम सीधा ही बल लगा देते हैं, ठीक है। तो कोण को थोड़ा छोटा रखते हैं अपन। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं, ये टॉपिक वैसे हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं कि नत समतल, या जिसको हम बोलते हैं आनत तल, नत समतल को और क्या बोलते हैं अपन, आनत तल, है ना, इसको हम आनत तल भी बोलते हैं। तो आनत तल पर अगर वस्तु रखी है विराम अवस्था में, तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई ये थीटा कोण है, इस पे वस्तु कुछ ना कुछ इस तरीके से रखी गई है, ठीक है, इस तरीके से रखी है। मैंने बोला कौन कौन से बल लगेंगे यार, तो आपको लास्ट क्लास में बताया था इसके अंदर एक तो mg सीधा सीधा नीचे लगता है, जो हमेशा नीचे ही लगता है, और जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है वो सरफेस के, जो दोनों सरफेस है उनके लंबवत लगता है, यूं। भाई सरफेस चाहे कैसी भी हो, अगर सरफेस है समतल सतह तो उसके हमेशा लंबवत ही लगेगा। तो इस सतह के लंबवत क्या होगा, ऊपर, तो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि ये वाला जो कोण होता है हमारा, इन दोनों के बीच में ये कितना होता है, थीटा। ये कितना होता है, थीटा। तो अब हमने पहले भी घटक किए थे, जो थीटा के साथ बैठा है, जो भाई थीटा के साथ बैठे हैं वो कौन है, वो हमारे पास कॉस, तो ये हो गया हमारे पास mg कॉस थीटा। और जो इसके लंबवत है, अच्छा यहाँ लेना, वहाँ नहीं, ये बीच में आना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो गया, mg साइन थीटा। तो देखो जब किसी को भी हमने घटक कर दिया है, तो जो बल होता है हमेशा क्या हो जाता है, हट जाता है, तो इसको आप हटा दो, मतलब जो भी आपने जिसके भी घटक किए हैं। तो यहाँ पे देखो n किसके बराबर है, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg कॉस थीटा के, और वस्तु नीचे लुढ़केगी कैसे, किस वजह से, mg sin थीटा की वजह से। तो वस्तु नीचे अगर मान लो a त्रिकोण से नीचे आ रही है,
तो वो गया हमारे पास mg साइन थीटा बराबर m द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो यहाँ से देखो a का मान क्या आया, m से m मर गया, a का मान किसके बराबर हो गया, g साइन थीटा के। तो g साइन थीटा की वजह से वस्तु नीचे आएगी। यहाँ पे हमने घर्षण को इंक्लूड नहीं करा है, अगर घर्षण को इंक्लूड करेंगे तो अपन बाद वाला टॉपिक जो होगा ना, सेम चीज को अपन घर्षण में लेके जाएंगे सारी चीजों को, कि घर्षण की वजह से एक और बल लग जाएगा घर्षण, फिर उससे क्या परिवर्तन आएगा वो अपने को देखना है। ठीक है, तो आनत तल पे वस्तुएं क्यों रुकी हुई होती है, क्योंकि घर्षण बल उनको नीचे जाने नहीं देता। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन अभी हमको सिंपल केस मान के चलना है कि वस्तु नीचे तो लुढ़केगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, घर्षण रहित है, कोई घर्षण नहीं है, अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं। जी साइन थीटा त्वरण से वो नीचे की तरफ स्लाइड करती जाएगी। ठीक है, तो ये आनत तल था हमारा। अभी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने जो बोला था कि भाई जो ब्लॉक है उसको आपने रस्सियों से बांध रखा था, ऐसे रस्सी लगा दी उसके बीच में, तो रस्सी के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा था। अब हमने कहानी चेंज कर दी, अब मैंने बोला यार ले आओ दोनों को कांटेक्ट में, हटा दो रस्सी को, दोनों को चिपका दो ब्लॉक्स को, M1 और M2 को, और फिर लगाओ उस पर धक्का और बताओ मेरे को कितना त्वरण उत्पन्न होगा दोनों में। ठीक है, दोनों वस्तुओं में, और इनके बीच में कुछ ना कुछ संपर्क बल भी लग रहा होगा, तो संपर्क बल भी बताओ। तो देखो, अगर आप वस्तु को देखते हो, जैसे मान लो आपने M1 को देखा, तो देखो M1 पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आने वाली है, वो ये कि चाहे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप रस्सी वाला क्वेश्चन कर रहे हो, दोनों के लिए मान हमेशा समान ही आता है। क्योंकि रस्सी खींची हुई थी, मैंने बोला था एक रॉड लगा दो बीच में, या दोनों चीजों को चिपका दो, रिजल्ट सेम आता है, वो अभी आप देखोगे। तो देखो इस mg पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, सॉरी M1 पे, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल भाई साहब को नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। एक सरफेस, कौन सी वाली सरफेस, ये वाली नीचे वाली, ये वाली सरफेस, इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रही है, उसको बोल देते चलो N1। लेकिन अच्छा, एक बल ऐसे भी लग रहा है इस पे F, लेकिन अभी एक चीज के और कांटेक्ट में, वो है ये, तो ये मैडम इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो ये बोलेगी मैं भी तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को, तो ये भी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। ठीक है, इसने उस पर नॉर्मल फोर्स का लगाया उधर, इसने उस पर नॉर्मल फोर्स का लगाया उधर, तो उसने इस पर नॉर्मल का फोर्स का लगाया इधर, तो इस पर नॉर्मल फोर्स का लगा इधर। देखो y के लिए तो हम कुछ बोलते नहीं है, पर फिर भी y के लिए लिख देते हैं कि N1 बराबर M1g है। लेकिन हाँ, फिर भी पूरा सिस्टम A त्वरण से इधर जा रहा है। ठीक है ना, मान के चलने के हम इतना बल लगा रहे हैं दोनों को हिला सके। तो अगर A त्वरण से उधर जा रहा है, तो देखो वस्तु की गति की दिशा में कौन सा बल है, F, विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है, N। हमारे अकॉर्डिंग वस्तु का द्रव्यमान कितना है, M1, और त्वरण कितना उत्पन्न होगा उसमें A। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये पहली वस्तु के FBD से आई है M1 के। अब दूसरी का देखते हैं भाई। तो देखो दूसरी की तो कहानी सीधी सीधी है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके ऊपर M2g, उसको बैलेंस कौन करेगा, ये सतह और इस वस्तु के बीच में लगने वाला अभिलंबत बल या नॉर्मल फोर्स, उसको बोलते हैं N2। अभी वस्तु के ऊपर सिर्फ एक ही बल लग रहा है x दिशा में, वो है नॉर्मल फोर्स, जो कौन लगा रही है, ये वाली। इसने बोला तूने मेरे पे लगाया मैं भी तेरे पे लगाऊंगा, तो इसने भी इसके ऊपर लगा दिया, क्या लगाया, n। और हमारे अकॉर्डिंग किस त्वरण से इधर जा रही है, a, तो y दिशा में तो सीधा सीधा ही है, N2 जो है वो किसके बराबर है, M2g के। लेकिन ये काम का नहीं है। ठीक है, काम का क्या है, n आप अभिलंबत बल लगा रहे हो, और हमारे अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होना चाहिए, M2a के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो, n की जगह जब आप रखोगे M2a, यही दो इक्वेशन कल भी बन रही थी, ये सेम इक्वेशन कल भी बन रही थी। तो आप देखो ये N2a जो है उसको आप जब यहां रखोगे, मैं रख देता हूं आप लोगों के लिए, ये देखो F माइनस M2a बराबर M1a। ये मैडम उधर गए, ये मैडम उधर जाके धनात्मक हो गई, तो देखो F बराबर किसके बराबर आया, M2 प्लस M1a। कैसे देखो a का मान क्या आया, F बटा M2 प्लस M1। कल भी तो यही आ रहा था, कल भी सेम चीज यही आ रही थी। कल बस यहाँ पे नॉर्मल की जगह तनाव बल बैठा था, तो मैंने तो कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ
कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दो वस्तुएं चिपकी भी हैं या उनके बीच में कोई रॉड लगी है या उनके बीच में तनी हुई रस्सी है। सारे केसेस में बस तनी हुई रस्सी के केस में वो टेंशन फोर्स हो जाता है, रॉड है तो भी टेंशन फोर्स हो जाता है, तनाव बल, और अगर चिपकी हुई है तो तनाव बल को नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंबित बल रिप्लेस कर देता है, रिजल्ट वही आता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क आज का वो ये है, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता, तो क्या है मैं बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन, 3 ब्लॉक इस बार कनेक्टेड है, हमने यहाँ पे एफ बल लगाया और तीनों ब्लॉक ए त्रिकोण से इधर जा रहे हैं। आपको बताना है ए त्रिकोण का मान क्या होगा। कुछ बच्चे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे सर कल ही कराया था, क्या आएगा F/m1 + m2 + m3। त्वरण कभी भी निकालना हो, पूरी सिस्टम को एक बॉडी मान लो, वस्तु मान लो, F/m1 + m2 + m3 पहले ही बता दें, पर प्रूफ करके दिखाओगे आप लोग। और ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, अभिलंबित बल यहाँ, तो इसको N1 बोल देते हैं, ये भी इस पे लगा रही होगी। अब ये दोनों तो अलग कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर ये लगा रही होगी यहाँ, और इस पे यहाँ पे लगा रही होगी यहाँ पे N2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक तो त्वरण और एक N1 और एक N2। वैसे हम निकाल चुके हैं लास्ट क्लास में, जो तनाव बल निकाला था उससे यहाँ पे N1 N2 आ गया, फिर भी आप निकाल लीजिएगा। आज का आपका होमवर्क यही है। चलो, तो हमने काफ़ी कुछ आज पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर ली। ठीक है, आज की क्लास को अपन करेंगे यहीं पर ओवर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। घर से फालतू बिल्कुल भी ना निकले, स्टे होम, स्टे सेफ। थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, भगवान करे ना आए, लेकिन चांसेस तो हैं, तो रिस्क क्यों लेने का, चुपचाप बैठ के घर में पढ़ने का। तो आराम से मस्त पढ़ो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।